11 अप्रैल सन 1970 अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन का रॉकेट लॉन्च होता है। इसमें बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स जो चांद पर जा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1 साल भी नहीं गुजरा है उस दिन से जिस वक्त नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था, और नासा का ये ऑलरेडी तीसरा मिशन था। पिछले 2 मिशन के सक्सेस को देखकर रॉकेट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे इस मिशन को लेकर और अपने सपने को लेकर। इनका सपना चांद पर कदम रखने का था, लेकिन इस वक्त इनका ये सपना बिल्कुल हकीकत से दूर था कि ये चांद पर कभी भी कदम नहीं रखेंगे। 13 अप्रैल सन 1970 जब इनका स्पेसक्राफ्ट जमीन से तकरीबन 3,30,000 किलोमीटर दूर चला गया, अचानक से इन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। एक बहुत बड़ा धमाका जिससे पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल जाता है। 30 सेकंड के अंदर बहुत ज्यादा अलार्म बजने लगते हैं। पता चलता है कि इनका एक ऑक्सीजन टैंक पूरी तरह से फट चुका है और दूसरे ऑक्सीजन टैंक में बहुत तेजी से हवा कम होती जा रही है। जमीन पर बैठे मिशन कंट्रोल को यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि इंस्ट्रूमेंट्स खराब होंगे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स उन्हें देखकर बताते हैं कि उन्हें खिड़की से दिख रहा है कि हवा लीक हो रही है, और दूसरी जानब इन्हें देख के लगता है कि स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से इस कदर भटक गया है कि हर सेकंड ये धरती से 1 किलोमीटर दूर जा रहा है। कुछ ही घंटों के बाद अपोलो 13 में बैठे ये एस्ट्रोनॉट्स धरती से इतने दूर हैं कि एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। आज के दिन तक कोई भी इंसान जमीन से इतना दूर नहीं गया जितना ये 3 एस्ट्रोनॉट्स गए अपोलो 13 के मिशन के दौरान। चांद पर लैंड करना तो छोड़ो, अब सवाल इस बात का है क्या ये जिंदा वापस आएंगे भी या नहीं। ये है अपोलो 13 की दिल दहला देने वाली कहानी। सन 1961 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने दुनिया के सामने वादा किया था इंसानों को चांद पर पहुंचा देंगे। इस वादे को कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान में रेस चल रही थी, एक स्पेस रेस कि कौन टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे निकलेगा। सन 1969 में अपोलो 11 और अपोलो 12 मिशन दोनों ही कामयाब हुए थे। एस्ट्रोनॉट्स ना सिर्फ चांद पर कदम रखते हैं बल्कि सेफली जमीन पर वापस लौट आते हैं। जो वादा कैनेडी ने किया था वो पूरा होता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है कि इसमें लोगों का जो इंटरेस्ट था और सरकार का जो इंटरेस्ट था स्पेस में पैसा खर्च करने में, वो बड़ी तेजी से नीचे गिरता है। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि वो इंसान को पहली मर्तबा चांद पर कदम रखता देखेंगे, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार लोगों की इतनी एक्साइटमेंट नहीं बनी रह जा सकती। इसी वजह से अमेरिकन सरकार नासा का बजट कट कर देती है और कई फ्यूचर मिशंस जो आने वाले सालों में प्लान किए गए थे उन्हें कैंसिल किया जाता है। इसीलिए अपोलो 13 का मिशन बड़े ही क्रूशियल टाइम पर आता है। नासा को अमेरिकन सरकार को प्रूव करना था कि स्पेस में पैसा खर्च करना अभी भी वर्थी है। इसीलिए अपोलो 30 का प्राइमरी मिशन ऑब्जेक्टिव था ना सिर्फ इंस्पेक्शन और सर्वे करना चांद की मिट्टी की, बल्कि इंसानों की कैपेबिलिटी भी डेवलप करना चांद के एनवायरनमेंट पे काम करने के लिए। अपोलो 13 के स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन वैसा ही था जैसे पिछले मिशंस में यूज हुए स्पेसक्राफ्ट का था। मेनली 4 मेन कंपोनेंट थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, लूनर मॉड्यूल और लॉन्च एस्केप सिस्टम। इस स्पेसक्राफ्ट को एक सैटर्न वी रॉकेट पर रखकर लॉन्च किया गया। तीनों एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे कमांड मॉड्यूल में, जो कि स्पेसक्राफ्ट का मेन हिस्सा है लेकिन बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। कमांड मॉड्यूल सिर्फ एक कॉन शेप है जो सिर्फ 11 फीट लंबी है और जिसका 13 फीट का डायामीटर है। सारे इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, नेविगेशन गियर, रेडियोस, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और छोटे मोटे इंजन सभी इस कमांड मॉड्यूल में थे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें ज्यादातर ऑक्सीजन थी एस्ट्रोनॉट्स के लिए। इसमें भी छोटे मोटे इंजन्स थे, फ्यूल सेल्स भी थे बिजली जनरेट करने के लिए। कमांड और सर्विस मॉड्यूल को एक साथ मिलाकर अक्सर CSM बुलाया जाता है। पूरे मिशन में ये एक साथ जुड़े हुए रहते हैं अनटिल जब एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस लौट रहे होते हैं और जमीन की तरफ री एंट्री के वक्त ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तीसरा हिस्सा लूनर मॉड्यूल, जिसका काम एक्चुअली में चांद पर उतरकर जाना है। जब चांद पर काम पूरा हो जाए तो वापस जाकर CMS मॉड्यूल के साथ दोबारा अटैच हो जाना। चौथा हिस्सा लॉन्च
एस्केप सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका सिर्फ इतना काम है कि लॉन्च के वक्त अगर कोई हादसा हो जाए तो एस्ट्रोनॉट्स को बचाना, और अगर लॉन्च में सब कुछ सही जाता है तो इस LES की जरूरत नहीं होती और इसे इजेक्ट करके फेंक दिया जाता है। 11 अप्रैल सन 1970 अपोलो 13 की लॉन्च इस दिन सेफली और सक्सेसफुली होती है, तो इस LES की सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। इस स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स, कमांडर जिम लेवल, दूसरे ल्यूनर मॉड्यूल के पायलट फ्रेड हैस और कमांड मॉड्यूल के पायलट जैक स्विगर्ट। कमाल की बात यह है कि ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग इन तीनों में से किसी एक को भी नहीं चुना गया था। ओरिजिनली 3 अलग एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्हें इस मिशन के लिए चुना गया था, लेकिन उन तीनों के साथ कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से वो इस मिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इसी वजह से इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स का ग्रुप इस धरती से टेक ऑफ करता है। इस रॉकेट को लॉन्च होता देखने के लिए तकरीबन 2 लाख की जनता आई थी। ये एक बहुत छोटा नंबर था अगर पिछले साल के अपोलो के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो। उस दिन 7 मिलियन लोग आए थे रॉकेट को लॉन्च होता देखने के लिए। लेकिन अगर मिशन की बात की जाए तो ये स्पेसक्राफ्ट बड़ी तेजी से अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ता है। इन्हें 3 दिन लगेंगे चांद के फ्रामोरो क्रिएटर के पास पहुंचने के लिए। ये चांद पर मौजूद एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है जिसे माना जाता है कि जिसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ना सिर्फ चांद के बारे में बल्कि धरती के बारे में भी। उड़ान के पहले 2 दिन के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब एस्ट्रोनॉट्स जैक स्विगर्ट रियलाइज करता है कि वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न करना भूल गए हैं। धरती पर मौजूद मिशन कंट्रोल से वो पूछते हैं कि क्या उन्हें एक्सटेंशन मिल सकती है। वहाँ हंसते हंसते उन्हें जवाब मिलता है कि मिल सकती है 60 डे की एक्सटेंशन उन्हें। इस कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि सब कुछ सही जा रहा था। पहले 2 दिन में किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई इस मिशन में। मिशन के 46 आवर्स और 43 मिनट्स पर कैप्सूल कम्युनिकेटर जो के ड्यूटी पर थे उस वक्त वो कहते हैं कि स्पेसक्राफ्ट बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। चीजें इतनी स्मूथली चल रही थी कि लोग बोर हो रहे थे। मिशन का तीसरा दिन क्रू को बताया जाता है कि उन्हें ल्यूनर मॉड्यूल में कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा उन्हें एक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट करना है। यहाँ पर वो कैमरे का इस्तेमाल करते हुए कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को दिखाएंगे दुनिया को। अब ऑडियंस का इंटरेस्ट इतना कम था कि किसी भी टेलीविजन ने इस ब्रॉडकास्ट को नहीं दिखाया। कमांडर लवेल की वाइफ इस ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए मिशन कंट्रोल के VIP कमरे में गई। टीवी ब्रॉडकास्ट के खत्म होने के तकरीबन 6.5 मिनट बाद धरती पर बैठे फ्लाइट कंट्रोलर्स एस्ट्रोनॉट स्विगर्ट को कहते हैं कि ऑक्सीजन लेवल एक दफा वो चेक कर ले। इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं था बल्कि एक रूटीन चेक था सर्विस मॉड्यूल में मौजूद ऑक्सीजन टैंक्स का। और जैसे ही ये चेक हो रहा था तो अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है।